गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और मैं कक्षा 12वीं में व्यवसाय अध्ययन का मॉडल पेपर के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन पर मैं बात कर रहा हूं। आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लीजिए मैं सीधे ले चलता हूं आपको विकल्पों की ओर। जो पहला विकल्प है हमारा वह है सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है और इसी विकल्प के आधार पर आपको यहाँ पे जानकारी देनी है, आपको सही बताना है कि क्या सही यहाँ पे जवाब होगा। तो बिल्कुल आपने समझ भी लिया होगा। पहला क्वेश्चन है कि प्रबंध का पहला कार्य है। प्रबंध का पहला कार्य क्या है, आपको यहाँ पे बताना है कि पहला कार्य क्या है प्रबंध का। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने और उन 4 ऑप्शन में से एक सही जवाब होगा। नियुक्तिकरण कहलाएगा, नियोजन कहलाएगा, समन्वय या संगठन। जो प्रबंध के 5 कार्य हैं उनमें से पहला कार्य कौन सा है, तो सबसे पहला कार्य नियुक्तिकरण कहलाता है। कहलाता है क्या नियुक्तिकरण, आप बताइए जल्दी से क्या कहलाता है। पहला कार्य जो है वह है, यहाँ पर आप सही जवाब दीजिए, नियोजन कहलाता है। सबसे पहला नियोजन के बाद संगठन, नियुक्तिकरण, समन्वय और नियंत्रण। इस प्रकार से 5 कार्य लाइन से ऐसे आते हैं। तो आपको सबसे पहला कार्य बताना था, वो सही हो जाएगा जवाब हमारा नियोजन। देखिए दूसरा ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि प्रबंध के सिद्धांत हैं, आपको बताना स्थैतिक है, गतिशील है, कठोर है या सही है। और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो गतिशील होते हैं। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर, रोजगार कार्यालय भर्ती का स्रोत है किस प्रकार का, आंतरिक है, बाह्य है, आंतरिक एवं बाह्य दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। अब देखिए रोजगार कार्यालय जो होता है वह संस्था से बाहर होता है, अर्थात यह एक अलग संस्था होती है, इसलिए यह बाह्य भर्ती का स्रोत माना जाएगा। आंतरिक कहेंगे यानी जिस ऑफिस में है वहीं पे आपकी पदोन्नति हो जाए तो वह आंतरिक कहलाएगा। और दोनों नहीं हो सकता रोजगार कार्यालय, इसलिए यह बाह्य का भर्ती का स्रोत होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य क्या है। जैसा मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया था कि प्रबंध के 5 कार्य हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण और इसके बाद लास्ट में आता नियंत्रण। 5वां कार्य जो हो जाएगा वो कहलाएगा नियंत्रण, अंतिम कार्य कहलाता है। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर, दीर्घकालीन कोषों में सम्मिलित नहीं है। जो दीर्घकालीन कोष है उसमें क्या सम्मिलित नहीं है, तो समता अंशधारी यह कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, लाभांश प्रतिवर्ष मिलता है, अंशधारी को मिलता है, पूर्वाधिकार अंश यह भी मालिक ही होते हैं और लंबे समय के लिए धन लगाते हैं। दीर्घकालीन ऋण यह भी लंबे समय के लिए कंपनी को ऋण के रूप में पूंजी दी जाती है। तो यहाँ पर बोला कि दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं है, बताना है आपको। और सही जवाब हो जाएगा हमारा, जो लाभांश होता है यह प्रतिवर्ष दिया जाता है, इसीलिए यह दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं है। अगला देखिए, भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है, आपको बताना है। वित्त विभाग करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, वित्तीय संस्थाएं करती है, सेबी करता है। तो मुद्रा जो बाजार पर नियंत्रण करने का कार्य होता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसे हम RBI कहते हैं। और RBI की स्थापना कब हुई थी, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। अब देखिए हमारे पास रिक्त स्थान की पूर्ति, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया है कि टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु खाली स्थान था। आपको बताना है कि टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या था। टेलर और दूसरा है फ्यूल, ये 2 लोगों ने अध्ययन किया है, लेकिन हमें टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु बताना है। और यहाँ पर अध्ययन का केंद्र बिंदु जो था वह श्रमिक पर इन्होंने अध्ययन किया है। अगला देखिए, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ खाली स्थान से किया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन अक्सर करके यहाँ पूछा जाता है। तो प्रारंभ 1991 से किया गया है, 1991 से यह सुधार का किया गया है। नए आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति कहते हैं। जो भारार्पण, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन की भारार्पण सदैव खाली स्थान की ओर किया जाता है, आपको बताना है। भारार्पण, भारों का अर्पण, अर्थात विकेंद्रीकरण से भी ले सकते हैं आप, या नीचे की ओर, या फिर जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं उन पर भार देना ही भारार्पण कहलाएगा, यानी नीचे या फिर अधीनस्थ की ओर किया जाता है। यहाँ पर आप
नस्त भी लिख सकते हैं, अधीनस्थ की ओर। अब देखिए पदोन्नति भर्ती का खालिस्तान स्रोत है। जैसा हमने देखा था अभी रोजगार कार्यालय भर्ती का कैसा स्रोत था, बाह्य था। पदोन्नति किसकी होती है, जो ऑलरेडी जॉब में है ऐसे व्यक्ति की पदोन्नति की जाती, यह आंतरिक स्रोत कहलाएगा, यह आंतरिक स्रोत कहलाएगा पदोन्नति द्वारा भर्ती करना। अगला देखिए पांचवा, जहां दीर्घकालीन ऋणों का लेन देन होता वह खालिस्तान कहलाता है। अर्थात दीर्घकालीन ऋण की बात की जा रही है और वह दीर्घकालीन ऋण कहाँ लेन देन होता है, तो वह जहां होता है उसे हम पूंजी बाजार कहते हैं, उसे हम पूंजी बाजार नाम से जानते हैं। आप बिल्कुल लिख के रखते जाएंगे अपनी कॉपी में, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिए छठवां क्वेश्चन, खालिस्तान के द्वारा किसी भी उत्पाद को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सकता है। कोई भी जो उत्पाद है उसको किसके द्वारा हम उपभोक्ता तक, कंपनी में वस्तु बनी और उपभोक्ता तक पहुंचाना तो किसके द्वारा पहुंचा सकते हैं, तो यहाँ पर आप समझते हैं कि वितरण जो है हमारा, वितरण करके हम उपभोक्ता तक वस्तु को पहुंचा सकते हैं। ये थे रिक्त स्थान। अब तीसरा देखिए, यहाँ पर सत्य और असत्य आपको बताना है, तो आपको लिखते समय भी इनके आगे सत्य या असत्य लिखना है परीक्षा में। ऐसा नहीं कि सत्य है तो सही लगा दिए, असत्य है तो गलत का निशान लगा दिए, यह आपका गलत तरीका होगा। यहाँ पे सत्य असत्य ही लिखना होगा। तो मैं पढ़ता हूँ पहला क्वेश्चन, नीतियाँ नियमों से भिन्न नहीं होती, बिल्कुल गलत है, ये असत्य हो जाएगा, यह असत्य हो जाएगा, भिन्न होती है। अच्छा देखिए, उदारीकरण में उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है, यह भी असत्य है, उदारीकरण में यह नहीं है, अनिवार्य नहीं है। देखिए बजट गुणात्मक स्वरूप में व्यक्त किए जाते हैं। जो बजट है, आपने अभी बजट पेश हुआ वो देखा होगा, तो गुणात्मक स्वरूप में व्यक्त किए जाते कि नहीं, इसलिए ये भी क्या है, असत्य है। अगला देखिए, निर्देशन व पर्यवेक्षण एक ही है। निर्देशन पर्यवेक्षण यानी सुपरवाइजर जो होता है, सुपरवाइजिंग करना, देखना, वो पर्यवेक्षण। निर्देशन यानी निर्देश देना, गाइडेंस देना, निर्देशन, दोनों एक ही है क्या, नहीं है, इसलिए असत्य है। अगला देखिए, क्षमता अंशधारियों को कंपनी में मताधिकार का अधिकार नहीं होता, ये नहीं शब्द लग गया, इसलिए ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि कंपनी के जो क्षमता अंशधारी होते हैं यही तो वास्तविक स्वामी माने जाते हैं और इन्हें मत देने का अधिकार होता है, इसलिए ये असत्य हो गया, यहाँ नहीं लिखा है। अब देखिए, विपणन प्रबंधन ग्राहक उन्मुखी होता है, बिल्कुल सही, सत्य है यह कि विपणन प्रबंधन जो है वो ग्राहक उन्मुखी होता है। बिल्कुल आपके सामने ये 3 क्वेश्चन हमने किए। अब सही जोड़ी पर हम आते हैं, सही जोड़ी मिलाइए, ऐसा क्वेश्चन एक आएगा। चौथा नंबर का क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाना है आपको कि प्रबंध के जनक कौन है, और प्रबंध के जनक हमने आपको पहले ही बताया था कि 2 की बात करते हैं हम, और प्रबंध के जनक फ्योल है और इन्होंने 14 सिद्धांत भी दिए, तो आपको याद रखना है। दूसरा, सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति का संबंध किससे होता है, जब सरकारी प्रतिबंध है और उनसे मुक्ति हो जाएगी, अर्थात वहां पर क्या हो जाएगा, उदारीकरण हो जाएगा। पूरी दुनिया में आप वस्तु का क्रय विक्रय कर सकते हो, वही उदारीकरण कहलाएगा। ठीक, विकेंद्रीकरण क्या है, अब तीसरा नंबर की विकेंद्रीकरण क्या है, तो विकेंद्रीकरण जब भी होगा तो उससे क्या हो जाएगा, जब विकेंद्रीकरण करेंगे आप तो शीघ्र निर्णयन हो जाएगा। आपके पास विकेंद्रीकरण आने, अधिकारों का हस्तांतरण कर दिए, सभी को दे दिए, तो निर्णय लेने में जिस व्यक्ति के पास वह अधिकार, वह निर्णय आसानी से ले सकता है, शीघ्र ले सकता है। पदोन्नति जो होती है वह कैसा है, आंतरिक स्रोत होता है, हमने आपको बताया। कार्यशील पूंजी की हम बात करते हैं, जो कार्यशील पूंजी होती है, तो कार्यशील पूंजी का किससे संबंध हो जाएगा, यहाँ पे 5वां नंबर का ऑप्शन है, और इसका संबंध जो कार्यशील पूंजी यानी कार्य करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है उसे ही हम चालू संपत्ति या चालू पूंजी कहेंगे, चालू संपत्ति से संबंध हो जाएगा। अब देखिए, हमारे पास एक बचता पूंजी की संरचना का संबंध, जो पूंजी संरचना का संबंध स्थायी पूंजी से हो जाएगा। ये तो हमारा चौथा क्वेश्चन। अब देखिए, एक शब्द में उत्तर देना है हमको, 5वां क्वेश्चन। इस प्रकार से 1 गुणित 6 यानी 6 अंक के क्वेश्चन हो गए, और 5 हैं तो 5 के
30 अंक के कुल क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, लेकिन हो सकता है अभी कुछ प्रारूप परिवर्तित हो जाए तो फिर उसके विषय में हम आगे वार्तालाप आपसे करेंगे, उसकी भी जानकारी आपको देंगे आदेश आने पर। अब देखिए निर्देश की एक रूपता, यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान देंगे, निर्देश की एक रूपता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। निर्देश जो है उनकी एक रूपता का जो है यहाँ पे सिद्धांत वह है फ्योल। फ्योल आपने नाम सुना है, टेलर और फ्योल दोनों की बात होती, तो फ्योल ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। नियोजन में सर्वप्रथम किसका निर्धारण किया जाता है। जो नियोजन होता है उसमें सबसे पहले किसका निर्धारण किया जाता है। योजना जब भी बनाते हो आप तो सबसे पहले यहाँ पर लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। अब देखिए शिक्षण संस्थाओं के अंदर से भर्ती को क्या कहते हैं। शिक्षण संस्था और वहां से सीधे सीधे भर्ती कर लिए आपने तो उसे परिसर परिसर या फिर आपने देखा होगा कि इसे कैंपस भर्ती भी कहते हैं। कैंपस भर्ती के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला, उत्पादन का वह बिंदु जहां ना तो लाभ होता है और ना ही वहां पे हानि होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। हमने कहा कि वह उत्पादन का वह बिंदु जहां ना ही लाभ होता है और ना ही हानि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम समविच्छेद बिंदु, सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। इसे ब्रेक इवन पॉइंट BEP के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए अगला, स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत कौन सा है। जो स्थायी पूंजी है इसको हम प्राप्त करने का यानी पाने का मुख्य स्रोत क्या है, तो वही स्रोत अंश पूंजी कहलाता है और इसी के माध्यम से कंपनी की स्थापना भी की जाती है, तो उसे हम अंश पूंजी कहते हैं। अंत में स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए कौन सी पूंजी प्रयुक्त की जाती है। जो स्थायी संपत्ति है उसे क्रय करना, खरीदना है तो कौन सी संपत्ति, तो उसे हम दीर्घकालीन पूंजी कहते हैं, उसे हम दीर्घकालीन पूंजी कहते हैं। अब ये हमने क्वेश्चन हल कर लिए हैं और आपने भी इन्हें देख लिया है। और दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन या हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और इस तरह के पूरे मॉडल पेपर के हम हिंदी, इकोनॉमिक्स, कला के लिए भी हम इकोनॉमिक्स का जो एक ही पेपर होता है वो भी लाएंगे, इतिहास के, राजनीति के, सभी के इन 30 प्रश्नों वाले क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आप इन वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करते जाएं जिससे उन्हें इसका फ़ायदा मिल सके, और इसे इतना शेयर करें कि हर एक स्टूडेंट तक पहुंच सके, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इनसे ही क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।